7 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। बिहार में आखिरी और 5वें चरण के लिए वोटिंग बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। आज 9 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज जिन 9 जिलों में वोटिंग होनी है उनमें मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा जिले शामिल हैं। आखिरी चरण में नीतीश सरकार के 6 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। बस कुछ ही पलों में वोटिंग शुरू होने वाली है। 5वें और आखिरी चरण का ये मतदान, आपको बता दें कि बिहार में अब तक 186 सीटों पर मतदान हो चुका है और आज 9 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह के 7 बज चुके हैं और बड़ी खबर इस वक्त यही है क्योंकि 7 बजे का समय निर्धारित रहता है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कतारों में किस तरह से लोग लग चुके हैं, अपनी अपनी बारी के इंतजार में हैं। 7 बजने का इंतजार ये सभी मतदाता कर रहे थे। और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे 2 सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। राकेश सिंह हमारे साथ किशनगंज से जुड़े हुए हैं, जबकि हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं मधेपुरा से। इन दोनों के ही हम पास चले, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस आज की यानी कि आखिरी चरण की वोटिंग को बना देती हैं महत्वपूर्ण। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में आज मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी क्षेत्र में मतदान है। 5वें और आखिरी चरण में आज 9 जिलों के 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। सबसे पहले बात मिथिलांचल की करते हैं, जहां 20 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। मधुबनी जिले के जिन 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबू बरही, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास और लौकहा सीट शामिल है। दरभंगा जिले के भी 10 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, जिसमें गौरा बौड़ाम, बेनीपुर, अलीनगर, कुशेश्वर स्थान, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी और जाले सीटें शामिल हैं। तो वहीं कोसी मंडल में 13 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, जिसमें सुपौल जिले के निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज और छातापुर समेत 5 सीटें शामिल हैं। तो वहीं मधेपुरा जिले के जिन 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर और मधेपुरा शामिल है। इसके अलावा कोसी क्षेत्र में सहरसा जिले की 4 सीटें, सोनबरसा, सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर और महिषी में वोट डाले जा रहे हैं। सीमांचल के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिलों की कुल 24 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं, जिसमें किशनगंज की 4 सीटें, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज और कोचा धामन सीट शामिल है। तो वहीं अररिया जिले के जिन 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी शामिल है। कटिहार जिले की 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कोढ़ा विधानसभा सीट शामिल है। पूर्णिया जिले की 7 सीटों पर भी मतदान हो रहे हैं, जिसमें अमौर, बायसी, कसबा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा और पूर्णिया विधानसभा सीट शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आखिरी चरण के लिए ध्रुवीकरण की कोशिशें भी बहुत तेज की गई ताकि मतदाता को लुभाया जा सके। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने की कोशिश राजनीतिक दलों की ओर से, लेकिन मुस्लिम और यादव मतदाता बहुत ज्यादा है। ऐसे में फैसला कौन करेगा, इस पर करेंगे हम बातचीत। फिलहाल इस वक्त ग्राउंड जीरो का हम सीधे रुख कर लेते हैं। राकेश सिंह हमारे साथ सीमांचल के किशनगंज से मौजूद हैं और किशनगंज में 48% मुस्लिम वोटर्स हैं जो निर्धारित करते हैं कि उनका विधायक कौन होगा। फिलहाल सबसे पहले राकेश आपका रुख करते हुए ये सवाल, वहां पर कौन कौन से लोग मतदान में हैं और लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है आज के इस आखिरी दौर के मतदान को लेकर? देखिए चित्रा, सीमांचल का ये इलाका किशनगंज, ये काफी यहाँ पर मुकाबला रोचक है, क्योंकि ये पहले जिस तरह से मुकाबले में
एनडीए और महागठबंधन का मुकाबला था, लेकिन एमआईएम यानी ओवैसी के मैदान में उतरने से यहां पर पूरा जो मुकाबला है त्रिकोणीय हो गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें, ये महानुभाव जो कि 6 बजे मैं यहां पर 6 बजे पहुंचा था, 6 बजे से ही यहां पर लाइन में यहां पर लग गए थे, पहले व्यक्ति थे। आप बताइए आखिर किस तरह से जब आप ईवीएम पर बटन दबाएंगे तो क्या ध्यान में होगा, क्या मुद्दा होगा? हमारा ये मुद्दा होगा कि हमारे यहाँ रोजगार की बहुत कमी है और हम लोग चाहेंगे कि ये ऐसी सरकार बने जो हम लोग सभी लोगों को जो रोजगार दे सके। तो हमारा ही, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जो है बाहर जाकर रहते हैं। पलायन का मुद्दा यहाँ पर है। आप बताइए जब ईवीएम का बटन दबाएंगे तो क्या ध्यान में रहेगा? ध्यान में विकास की ध्यान में रहेगा, जी विकास हो, यहाँ पर विकास हो। आप बताएं, आप भी 6:30 बजे यहाँ पर पहुंच चुकी थी, क्या ध्यान में रहेगा जब ईवीएम पर बटन दबाएंगे आप? यहाँ एम्प्लॉयमेंट हो, इंडस्ट्री वगैरह लगे, फैक्ट्री हो, विकास हो और सेकेंड क्राइम नहीं हो। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, आप सबसे खास बात है कि डॉक्टर हैं। क्या जब यहाँ पर जो विकास का मुद्दा, क्या विकास का मुद्दा है? जैसे यहाँ जूट होता है, जूट फैक्ट्री हो, इस जूट का हो। सेकेंड बात, कुछ लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, पलायन मुद्दा है। आप बताइए, युवा हैं, जब ईवीएम पर बटन दबाएंगे तो क्या ध्यान में रहेगा? सर सबसे पहले तो बेरोजगारी हटनी चाहिए, उसके बाद सर छात्रों को जो जितनी छात्रवृत्ति होती है और पे स्कॉलरशिप होती है सर, ये सब मिलनी चाहिए। ऐसी सरकार बननी चाहिए सर, सरकार ऐसी बननी चाहिए। आप बताइए कि जब ईवीएम पर जब आप दबाएंगे बटन तो क्या ध्यान में रहेगा? ऐसे नेता को हमें चुनना है कि जो लोकल की बात सुने। यहाँ से चुन के पलायन जाते हैं, अच्छे अच्छे लीडर जाते हैं और पलायन कर जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते हैं। पलायन चित्रा साफ तौर पर आप देख सकती हैं कि यहाँ पर जो लंबी लंबी कतारें जो हैं सुबह से ही लगना यहाँ पर शुरू हो गए थे जी। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लोग जो हैं अपने मत का प्रयोग करने की जो इंतजार कर रहे हैं, उनका अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और जिस तरह से यहाँ पर जो मुकाबला है काफी रोचक है और ऐसे स्थिति में यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो मतदान का प्रतिशत है, इंडिया न्यूज उम्मीद कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों से निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। चित्रा, लोकतंत्र का ये महापर्व है और उम्मीद भी हम यही करते हैं क्योंकि अपने नीति निर्धारकों के भाग्य का फैसला आज जनता कर रही है। फिलहाल सीधे रुख कर लेते हैं हम मधेपुरा का, जहां से अमित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कोसी में मधेपुरा आता है और स्वर्गीय वीपी मंडल का वो गृह क्षेत्र भी है। वहां पर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है अमित? देखिए चित्रा, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो कोसी का इलाका है ये काफी बड़ा गढ़ है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार लालू यादव मानते हैं कि जिस तरीके से कोसी के इस क्षेत्र में जो बड़ी त्रासदी आई थी 2008 में, उसके बाद जो लोगों के लिए जो उनके हरे घाव थे उनको भरने का काम नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने किया था। तो बहुत कुछ उम्मीदें हैं नीतीश कुमार को इस इलाके से, क्योंकि यहाँ पे जो 4 सीट है इस पर से महागठबंधन का ही कब्जा है, एक आरजेडी और 3 जेडीयू के कैंडिडेट है। लेकिन इस बीच में चित्रा हम एक चीज दिखाना चाहेंगे, बीजेपी ने एक और विज्ञापन जो है वो निकाला है अखबारों में और इसमें मतदाताओं से अपील की गई है कि जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है उनको लेकर जो हैंडबिल और पर्चा छपवाए गए हैं कि ये एक उम्मीदवार के पक्ष में जो है वो वोट किए जाए, तो उसका खंडन किया गया है, सफाई दी गई है बीजेपी की तरफ से। तो ये हम दिखाएंगे कि ये जो एक अखबार में जो विज्ञापन छपे हैं इसमें है कि मतदाताओं के लिए आवश्यक सूचना है बीजेपी की तरफ से कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नाम से कुछ स्थानों पर हमारे हताश राजनीतिक विरोधियों द्वारा फर्जी पर्चा हैंडबिल छपवाकर किसी उम्मीदवार के पक्ष में या विरोध में वोट देने की अपील की गई है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने किसी प्रकार का पर्चा हैंडबिल नहीं निकाला है। इस प्रकार के फर्जी पर्चे हैंडबिल निकलवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह हथकंडा हमारे राजनीतिक विरोधियों के हताश एवं बौखलाहट का एक प्रतीक है। इस प्रकार के किसी भी बहकावे में ना आए और भारी संख्या में मतदान के लिए बाहर निकले। ये बीजेपी का विज्ञापन है चित्रा। तो सुबह सुबह ये विज्ञापन जो आया है ये बीजेपी की तरफ से बताने की कोशिश की गई है, सफाई देने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके के पर्चे और जो हैंडबिल बांटे जा रहे हैं उसमें कहीं भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कोई साथ नहीं है, बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। और इस पूरे मसले पर यह समझने वाली बात है कि जो ये इलाका है ये काफी गढ़ माना जाता है महागठबंधन का, तो उम्मीदें ज्यादा है और बीजेपी को यहाँ पे
थोड़ी सी राहत मिल रही है कि जो पप्पू फैक्टर है, यानी पप्पू यादव जो है वो यहां पे मजबूत है। ऐसे में पप्पू यादव कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं लालू यादव और एम जो फैक्टर है, एम वाई फैक्टर है, जो माई फैक्टर है, उसमें कहां सेंधमारी कर पाते हैं? क्योंकि यानी कि आपके कहने का मतलब ये है बीजेपी पप्पू यादव का चेहरा देख रही है और उसके सहारे कम से कम आप जहां पर मौजूद हैं कोसी क्षेत्र में, वहां से अपनी नैया को पार लगाने की कोशिश में है। लेकिन विज्ञापन पर राजनीति भी बहुत हुई है इस दौर में और हमने देखा भी था कि किस तरह से चुनाव आयोग को बकायदा इसको संज्ञान में लेते हुए फटकार भी लगानी पड़ी थी। फिलहाल इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे कि आज रहेगा कौन किस पर भारी। हमेशा की तरह 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अनुज गुप्ता जी, प्रदीप सिंह जी और विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकारों का ये पैनल। और विनोद जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही ले लेती हूं। 2 महत्वपूर्ण बातें आज के इलेक्शन को लेकर, क्या बताएंगे आप? पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये इलाका ऐसा है जहां पर महागठबंधन अपने को एक तरह से स्वीप मानता है, क्योंकि जो यहाँ के सामाजिक समीकरण है। लेकिन इसी इलाके में 2 और फैक्टर हैं जो बाकी रेस्ट ऑफ जो 4 चरण हुए वहां सीधा मुकाबला था महागठबंधन और एनडीए के बीच में। यहां जो है पप्पू यादव और ओवैसी, हालांकि ओवैसी सिर्फ 6 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो उनका जो भी असर पड़ेगा कम ज्यादा जैसा भी होगा वो सिर्फ 6 सीटों पर ही होगा, बाकी जगह नहीं होगा। लेकिन पप्पू यादव ने अपने कैंडिडेट जो है सब जगह खड़े किए हैं और चूंकि ये कोसी की बेल्ट जो है वो वहां खुद स्वयं मधेपुरा के सांसद हैं और वो आते हैं इस क्षेत्र से, तो वो कितना असर डाल पाएंगे, जैसा कि भी आपके सहयोगी अमित भी कह रहे थे। तो मुझे लगता है ये एक तो दिलचस्प बात है। और दूसरी बात ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब पूरे बिहार में, देश में मोदी लहर थी, तब भी इसी क्षेत्र में जो गैर भाजपा पार्टियां थी उनको यहां पर बढ़त मिली थी और यहां से जो सांसद जो गैर भाजपा के जीत के आए हैं बिहार से, वो इसी चरण के वाले क्षेत्र से आए हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प, ये 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं आज की वोटिंग की। प्रदीप जी, नहीं, देखिए, एक बात तो यह है कि बीजेपी या कहें एनडीए की उम्मीद बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि पप्पू यादव और ओवैसी महागठबंधन को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। उनके नुकसान पहुंचाने की क्षमता बीजेपी की सफलता का पैमाना बनेगी कि कितनी कामयाबी उसको मिलेगी। ये सही बात है कि ये एनडीए का कमजोर इलाका है। लेकिन अभी कल या परसों एक रामविलास पासवान का इंटरव्यू छपा था इकोनॉमिक टाइम्स में। उन्होंने कहा कि ये गलतफहमी है कि मुस्लिम वोट सिर्फ महागठबंधन को मिलेंगे। ऐसा नहीं है, उनकी पार्टी को भी मिलेगा और दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं उनको भी मिल सकता है। बीजेपी के बारे में कहा गया तो मतलब वो सीधे कह नहीं पाए कि नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कह नहीं सकते, हो सकता है मिल सकता है, और सबको मालूम है कि नहीं मिलेगा। तो ये सबसे कमजोर इलाका है एनडीए का, महागठबंधन का सबसे ताकतवर क्षेत्र है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी महागठबंधन ने कोई कसर उठाकर नहीं रखी है और एनडीए ने कोई वॉकओवर नहीं दिया है। तो इसलिए ये इलाका जो विनोद कह रहे थे, यही 5वां चरण है जहां त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले हो रहे हैं। इससे पहले सीधी सीधी लड़ाई थी महागठबंधन और एनडीए के बीच में। तो यहां मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट दिख रहा है। अब वो देखिए, मतलब कई बार ऐसा होता है कि मतदाता खुद ही मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट को भी 2 ध्रुवी बना देता है। तो ये मतदाता पर निर्भर है कि जो बाकी प्लेयर हैं इन 2 गठबंधनों के अलावा, उन पर उनको कितना भरोसा है। क्या वो उनको वोट कटवा मानते हैं या कोई सीरियस प्लेयर मानते हैं। अनुज जी के पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण यह हो जाता है कोसी सीमांचल में यादव और मुस्लिम मतदाता, जबकि बात करें मिथिलांचल क्षेत्र की तो वहां पर ब्राह्मण और उच्च जाति के मतदाता फैसला करते हैं भाग्य का। फिलहाल इस बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। आज 5वें और आखिरी दौर का मतदान चल रहा है बिहार में, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें आज शाम 5 बजे इंडिया न्यूज पर सबसे सटीक एग्जिट पोल देखना मत भूलिएगा। 9 जिलों की 57 सीटों पर बिहार की जनता वोट कर रही है। 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। वोटर्स में जबरदस्त उत्साह, क्योंकि इसके पहले के 4 चरण में भी हमने देखा था मत प्रतिशत बढ़ा है और आज भी बिल्कुल उसी तरह की उम्मीद की जा रही है। सुपौल, पूर्णिया और मधेपुरा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अपने अपने विधायक को चुनने के लिए वहां की जनता वोट कर रही है। और आज का चुनाव किन किन मायनों में महत्वपूर्ण है, इसको लेकर अनुज जी आपसे सवाल। 2 महत्वपूर्ण बातें कौन सी? आपकी अनुमति से मैं 2 की जगह 4 बातें कहना चाहूंगा। देखिए, आपने अभी कहा कि मतदान बढ़ रहा है, तो ये आज वाला क्षेत्र उसका सबसे बड़ा पैमाना बनने वाला है, क्योंकि ये भारी मतदान का क्षेत्र है। लोकसभा के चुनाव में पूरे बिहार में यदि 55-56% वोट पड़े तो यहाँ 65-66% वोट पड़े थे, यानी एवरेज से 10% ज्यादा। और उसमें भी महिलाओं की वोटिंग पूरे बिहार के औसत में पुरुषों से 10%
तक अधिक इस क्षेत्र में थी। तो एक भारी मतदान, और इस बार के चरणों में हमने देखा 2-3% अधिक पड़ रहा है वोट लोकसभा से, तो लगभग 70% वोट यदि यहां पड़ता है तो मुझे नॉर्मल लगेगा आज वो। दूसरा, नीतीश सरकार के जो आधे मंत्री हैं लगभग, वो आज के चरण में हैं, तो सरकार का वेटेज ज्यादा आज के चरण में है। तीसरा, जो 34 महिलाएं विधायक बिहार में हैं, उनमें से 13 इस क्षेत्र की हैं, यानी महिलाओं का वेटेज भी यहां पे ज्यादा है। और जैसा कि विनोद जी ने भी कहा, प्रदीप जी ने भी, कि मुस्लिम बेल्ट है, उसको मैं आंकड़ों में कहता हूं कि जो 18 विधायक है मुसलमान इस विधानसभा के अंदर, उसमें से 13 इस क्षेत्र के हैं। और लोकसभा चुनाव में एनडीए केवल 17 असेंबली सेगमेंट्स में 57 में से लीड लेके गई, और महागठबंधन होता तो केवल 6 में लीड होती जी। इसीलिए जो फैक्टर्स दूसरे हैं, यानी पप्पू यादव, एमआईएम, एनसीपी, जो अलग अलग होकर के लड़ रहे हैं, उनका महत्व इस चरण में बढ़ जाता है। और एमआईएम के हौसले तो इतने ज्यादा बुलंद है, आजमगढ़ पे जो नगरपालिका का चुनाव उसने जीता है, कि उनकी ओर से तो दावे किए जा रहे हैं। हालांकि कितना वो इफेक्ट डाल पाएंगे ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल, देखिए एमआईएम की नजर बिहार में भले ही वो चुनाव लड़ रहे हों, उनकी नजर इस समय उत्तर प्रदेश पर है। वो उत्तर प्रदेश का 2017 का विधानसभा चुनाव बहुत तैयारी से लड़ना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जो कोशिश है वो एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर बनने की उनकी चाहत है। उनको लगता है कि उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है। हैदराबाद में वो 10 चुनाव जीते, 15 चुनाव जीते, उससे वो उनकी हैसियत नहीं बनने वाली है। अगर उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी अच्छा करती है तो निश्चित रूप से उनको एक राष्ट्रीय मान्यता जो है एक नेशनल मुस्लिम लीडर के रूप में मिल सकती है, जो अभी तक इस तरह से किसी को मिली नहीं। और मैं एक चीज जोड़ूंगा, ओवैसी साहब पहले इस क्षेत्र में 24 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। सीमांचल की जो सारी 24 सीटें हैं, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया में, लेकिन बाद में उन पर इतना दबाव पड़ा, खास करके जो मुस्लिम लीडरशिप बिहार की है उसका दबाव पड़ा कि आप अगर यहां आपने ज्यादा गड़बड़ करने की कोशिश की, चुनाव सीधा है, तो हम लोग आपका विरोध करेंगे। उसके दबाव के बाद उन्होंने अपने को सिर्फ 6 सीटों तक सीमित किया है, और उनका जो भी प्रभाव पड़ेगा, अच्छा बुरा जो भी होगा, फायदा नुकसान जिसको, वो सिर्फ 6 सीटों पर ही पड़ेगा, 57 सीटों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 6 पर ही लड़ रहे हैं जी। चलिए एमआईएम सर लौटूंगी मैं आपके पास। एमआईएम का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कांग्रेस का जिक्र करना, क्योंकि 2010 में जो 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी, 3 इसी क्षेत्र से आती हैं, और लोकसभा में भी यहां पर कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा था। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, सबसे सटीक एग्जिट पोल आज शाम 5 बजे से देखना मत भूलिएगा इंडिया न्यूज पर।